हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार था। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हो एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। खैर मेरी तरह तो नहीं होंगे क्योंकि मैं भी मतलब थोड़ा सा टूटा फूटा हूँ, है ना। टूटा फूटा इन द सेंस कि आपको पता ही है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हमारी लेफ्ट, जो है ना, पैर टांग जो कह ले। खैर अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन भी आपकी क्लासेस नहीं छोड़ी हैं। अब देख लो, कभी मैं जिस दिन से कह रहा था उस दिन से ही एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ा, केवल संडे को छोड़ के, है ना। खैर अब पार्ट ऑफ जोक, ये चलता रहेगा। देखो शरीर है तो प्रॉब्लम होगा ही, है ना। इसी में से जो कुछ अच्छा कर ले जाएं वो बढ़िया है। तो दोस्तों आज की क्लास मतलब आज का जो सेशन है वो लिटरली आसान है। मतलब आसान इन द सेंस कि कहने का मतलब है कि हम पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। हर रोज आप उम्मीद करते हो रोहित सर से कि सर कुछ नया क्वेश्चन कराओगे आज, और हर बार हम नया क्वेश्चन कराते हैं। ये बात आप मानते हो कि जब आप मेरे से पहले से जुड़े हो, लेकिन आज एक भी क्वेश्चन नया नहीं है। आज केवल और केवल रिवीजन मान के चलना। सारे क्वेश्चन पुराने हैं, आसान सवाल है। तो कोशिश करना कि 40 में से 40, क्योंकि आज 40 क्वेश्चन कराएंगे हम आपसे, आपके लिए 40 में से 40 बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं। कहते हैं सर गलती उसी से होती है, गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। आप अपने आसपास देखना, घर में भी कई लोग मिल जाएंगे आपको। अगर आप वर्किंग वुमेन, वर्किंग मैन, वर्किंग पर्सन हैं तो आपको मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने काम पे फोकस करिए। ये सब काम कौन करता है? जो काम करने में माहिर नहीं है। ये सब काम कौन करता है? बटरिंग का काम कौन करता है? जो मेहनत करने से जी चुराता है, जो मेहनत करता है, जो जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है, वो बटरिंग में टाइम नहीं वेस्ट करता है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये आप अभी अपने बैचलर लाइफ में हैं, जब आप जाओगे प्रोफेशनल लाइफ में तब ये चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जॉब वॉब लग गई हैं, तब आपको पता ही होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। चलिए खैर अब पार्ट ऑफ लाइफ चलते हैं, देखते हैं। ये सब चलता रहेगा जीवन में। दोस्तों होमवर्क आपको दिया था कल। शिकायत आपसे यही है कि होमवर्क नाम का होमवर्क है, जवाब तो देते नहीं हो। क्लास करने के बावजूद भी जवाब नहीं आता आपका। एक ये बहुत बड़ी मतलब एक तरह से कहें कि दुखद है हमारे लिए कि आपके रिप्लाई नहीं आते हैं होमवर्क में। सवाल था कि ईदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक या डीजीपी नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। बच्चों ने जवाब नहीं दिया। एकमात्र बच्चा जो जवाब दिया है वो रत्नाकर जी हैं, जिन्होंने कहा है कि सर ईदा सीसा नोंगरंग इज फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ मेघालय। ये आप देख सकते हो, मेघालय गेट्स फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ, है ना। तो रिप्लाई जरूर करा करो, अच्छा लगता है जब आपके जवाब आते हैं, है ना। तो रिप्लाई जरूर करो। थैंक यू सो मच रत्नाकर साहब कि आपने जवाब दिया भाई, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आज 40 सवाल है और आज रैपिड फायर मोड में है। रैपिड फायर मोड में क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो एमसीक्यूज हैं वो तुलनात्मक रूप से आसान मिलेंगे आपको। रिवीजन किया हुआ, पढ़ रखे हैं आप कई बार। बस आपको ये देखना है कि इन क्वेश्चन में हम गलती तो नहीं करते हैं। और या एक काम करना, जब क्लास खत्म हो जाए तो 40 मिनट कितने सही किए, होमवर्क के साथ रिप्लाई जरूर करना इसका जवाब, ठीक है। रिप्लाई जरूर करना, ओके। चलिए, राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? 218, 228, 238 या 248? तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें बच्चों कि राज्यसभा में अगर हम निर्वाचित सदस्य की बात करें तो कितने होंगे? सर आपको पता है राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 है। 250 में से 238 और 12 का कॉम्बिनेशन है। 12 नॉमिनेट करते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक है। जबकि दोस्तों एट प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में 245 है। 245 में से 233 है और 12 है। तो अब आप देख लो ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में 238 है। समझ में आ गया? तो राज्यसभा यानी आर्टिकल नंबर 80, ये अपर हाउस है, अपर हाउस है।
बुजुर्गों का सदन है ना, जो कभी भंग नहीं होता है। बस इसके मेंबर जो होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रिटायर करते हैं। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 64, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होंगे राज्यसभा के। ठीक है, तो क्या होगा? 238। आ जाओ आगे। संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन द पार्लियामेंट? तो आप देखोगे दोस्तों, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, क्या निकल कर आएगा कुल सदस्यों की संख्या? तो सर ये वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो 550 है। क्या वर्तमान में टोटल 550 है, जिसमें से सर 543 इलेक्टेड हैं और 7 रिजर्व कह दें हम, है ना? यही तो है। हर बात समझ में क्या? तो 550 पहले था, ऐसे मानते, छोड़ो, देखो कंफ्यूज मत करना। 550 था पहले, क्या था? 2 था एंग्लो इंडियन से, कहानी खत्म हो गया एंग्लो इंडियन। अब 550 है, लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान समय में बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो 500 क्या है? 43 है, जिसमें 2 पहले एंग्लो इंडियन था, इसकी कहानी खत्म हो गई 104 संविधान संशोधन से। तो वर्तमान समय में कितने? 543 है। 543 नहीं ऑप्शन में तो क्या होगा? 550 है। और 543 को अगर हम तोड़ें तो किस राज्य में कितनी है? तो अगर आप देखोगे दोस्तों किस राज्य में कितनी है, तो 543 से आप ये देखो कि सर 543 से किस राज्य में कितने निकल कर आएंगे? तो 524 ये राज्य में है ना? और दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे 19 ये यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 543 में 530 हुआ करता था और यूटीज में 13 हुआ करता था, तो 543 है। लेकिन आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर को तोड़ा, हमने यूटी बनाया, तो 6 था इसमें, तो -6 हो गया और यहां पर 6 आके जुड़ गया। तो वर्तमान समय में राज्यों की कुल सीट कितने? 524 हैं। यूटी में कितने हैं? 19 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या जवाब होगा बच्चों? 550। आर्टिकल नंबर 81, लोकसभा जो कभी भी भंग हो सकता है, 5 साल के पहले भी 5 साल के बाद भी। ये लोअर हाउस है ना, ये टेम्पररी हाउस है। ठीक है, याद रखना। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आसान सवाल है भाई, देखते साथ आगे बढ़ो। तो सर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, आर्टिकल नंबर 76 से। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया कि सर इनका टेन्योर और इनकी सैलरी कौन तय करेगा? तो इनका टेन्योर और इनकी सैलरी ये तय करेंगे भारत के राष्ट्रपति, तय करेंगे। भारत के राष्ट्र, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से लोकसभा राज्यसभा में भाग लेगा, वोट नहीं करेगा क्योंकि ये मेंबर नहीं होता है। और भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए भारत के किसी भी कोर्ट में ये जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 76। एन वेंकट रमनी अभी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई है? आसान सवाल है, तो क्या होगा सर? 1951 में। तो आप देखोगे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सर पहले 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई है, योजना आयोग की। किसके बच्चों? प्लानिंग कमीशन की, योजना आयोग की, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, पहला। दूसरा सर ये कहां से लिया गया? तो यूएसएसआर या हम कहते हैं रसिया से लिया गया। सर ये कैसा बॉडी है? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक संस्था है। ये कैसा है? गैर संवैधानिक संस्था है। और दोस्तों याद होगा कि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में है, जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है और 1951 से 1956 तक है। और एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था, एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था। कुल मिलाकर देखोगे तो अभी कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं? सर 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका है, जिसका लास्ट का कार्यकाल 2012 से 2017 था। ठीक है, इसके बदले पे नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया।
जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो हु कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो दोस्तों आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की बात करें, वेतन की बात करें, ये सब पूरा अधिकार भारतीय संसद को है, भारतीय संसद को है। तो आपको याद होगा जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उस समय कुल जजों की संख्या 8 थी। अभी वर्तमान समय में 34 है, जिसमें सीजीआई इंक्लूड है, संजीव खन्ना साहब। तो ये जज की संख्या घटाना बढ़ाना, सैलरी, सब कुछ कौन करता है? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। आर्टिकल नंबर 124 से हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ आगे, नेक्स्ट की बात करें। कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन द ऑल साइड्स? ऑल साइड मतलब चारों तरफ से। तो आप देखोगे दोस्तों कि कौन है? मंगोलिया। कैसे? देख लो आप, मंगोलिया मध्य एशिया में चारों ओर से घिरा हुआ है। उत्तर में रूस है तथा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में चीन की सीमा, सीरिया व लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर तथा कोरिया जापान सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब ये देख सकते हो मैप में दोस्तों, ये है ना, ये मंगोलिया, ये रसिया है, ये चाइना है, और सबसे बड़ा जो आपको याद होगा लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, उसी को हम लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? महाराष्ट्र स्टेट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स? 3, 4, 5, 6। तो महाराष्ट्र जैसे बोलने आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंडिया का मैप ऐसे कि सर महाराष्ट्र इस जगह पे है, गुजरात के नीचे है, यानी अरब सागर के साइड है। कहां पे? अरब सागर के साइड है। तो क्या निकल कर आएगा सर? एक गुजरात हो जाएगा खुद, गोवा हो जाएगा यहां पे खुद 2, है ना, इसके बाद मध्य प्रदेश 3, इसके बाद देखोगे तेलंगाना 4, है ना, इसके बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़ भी आएगा 5। तो आइए देखते हैं, मैप में ही देख लेते हैं। टोटल 6 हैं, यानी ये महाराष्ट्र है बच्चों। तो सबसे पहले गुजरात 1, हम यूटी को काउंट नहीं कर रहे हैं, दादरा नगर हवेली दमन दीव को, 1 हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश 2 है, फिर कर्नाटक 3 है, गोवा 4 है, तेलंगाना 5 है, छत्तीसगढ़ 6 है। तो कुल मिलाकर 6 राज्य की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, याद रखिएगा, है ना। तो ये इस तरीके से मैंने कई बार क्वेश्चन करा ही रहा हूं, तो जब आएगा तो छोड़ना मत, गलती मत करना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक चीज देखना बच्चों कि महाराष्ट्र का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है, 9.36% है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अरे आसान सवाल है, कौन करेगा? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन आएंगे? सर भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। एक बार हुआ है कि जब आपको याद होगा कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, बीबी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति छोड़ रहे हैं तो छोड़ देते हैं वो, तब एम हिदायतुल्लाह एक बार ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो सारा सुख सुविधा राष्ट्रपति वाला उठाएंगे, दिमाग में सेट रखना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आसान सवाल है, उपराष्ट्रपति को। अब देखो एक चीज समझना, अगर शपथ की बात करेगा, शपथ की बात करेगा, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेंगे मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो गिव एंड टेक, ठीक है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को। ये तो हो गया शपथ की बात। अब अगर बात करें राष्ट्रपति को रिजाइन देने का मन होगा तो किसे देंगे? ये देंगे उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति को देने का मन होगा तो ये देंगे राष्ट्रपति को, गिव एंड टेक। अगर मुख्य न्यायाधीश को रिजाइन देने का मन होगा तब वो राष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि लोकसभा अध्यक्ष को वो बताएंगे कि भैया राष्ट्रपति रिजाइन दे दिए हैं, ठीक है, रिजाइन दे दिए हैं, ओके, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आपको याद होगा कि राज्य मंत्री परिषद की बात करें, जैसे केंद्र में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है,
वैसे ही राज्य में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। यही अगर व्यक्तिगत मंत्री की बात करता, इंडिविजुअल मंत्री की बात करता, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते? ये राज्यपाल के प्रति होते। और केंद्र में अगर मंत्री की बात करते तो ये राष्ट्रपति के प्रति होता। किसके प्रति होता? राष्ट्रपति के प्रति होता। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया है? तो बच्चों ये याद होगा आपको, सर ये आरा है, आरा, भोजपुर, बाबू कुंवर सिंह 1857 के रिवोल्ट में, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछता है, ये याद रखना। तो वही 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया। वो शाहबाद उस समय के जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। और जगदीशपुर से निकल कर ये आजमगढ़ जिले उत्तर प्रदेश के अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। और अंग्रेजी सेना से युद्ध करते समय इनके हाथ में गोली लगी और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, जरा बताओ। बताओ भाई, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? क्वेश्चन नंबर 12। क्या निकल कर आएगा दोस्तों? तो भारत के महान्यायवादी की बात करें तो राष्ट्रपति दोस्तों। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति। क्योंकि आपको याद होगा कि जो बनाएगा वही हटाएगा, प्रथास परिंद का मतलब यही होता है। ठीक है, अब ये देखो, आ जाओ आगे। तो बच्चे, आर्टिकल नंबर 76, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे और राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है या राष्ट्रपति उसे रिजाइन देकर पद मुक्त भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे? ओह, ऐसे सवाल देखे तो बच्चे गदर मचा दे, सर हॉकी। और आपको याद होगा 29 अगस्त हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जन्मदिन का, हैप्पी बर्थडे, है ना। देखो, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज इलाहाबाद संयुक्त प्रांत में हुआ है। उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। और आपको याद होगा ठीक है। तो अब ये देखो, इनके जन्म दिवस के को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। दिमाग में सेट रखना, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट की बात करें। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो ऐसे सवाल देखोगे, शेरशाह का बचपन का नाम क्या है? फरीद। सलीम किसका नाम था? अकबर के पुत्र का, जहांगीर, है ना। जहांगीर का नाम क्या था? जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। तो आप देखोगे दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहां है? सासाराम, जो सोन नदी के किनारे है, जो कहां पड़ता है? ये बिहार में है, ठीक है। अब आ जाओ आगे देखो। तो शेरशाह
शेर खां के बचपन का फरीद नाम था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद ये शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया और इसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। और जब ये गद्दी पर बैठता है दोस्तों 1540 में कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, तब कहा जाता है कि शेरशाह उपाधि लिया था इसने। अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक शिक्षक नियुक्त किया। वे सूर राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताओ। सवाल देखो, आगे बढ़ो सर। 1885 में। कहां हुआ था सर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में। कहां पे? बंबई में, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि डफरिन इस समय वायसराय है। डफरिन वायसराय है। ठीक है, इसके बाद देखोगे एओ ह्यूम फाउंडर हैं। इसके बाद देखोगे WC बोनर्जी कौन है? तो इसके अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए, ये जरूर याद रखिएगा। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे पड़ा था? तो सर दादा भाई नौरोजी ने इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। और इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में स्थित था, याद रखना। अभी नई दिल्ली में है ना इसका मुख्यालय। ठीक है, उस समय नहीं, अभी की बात कर रहे हैं हम, नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर ऑफ लैब्स से कौन संबंधित रहा है? आसान सवाल है भाई। तो सर व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, जो आपको याद होगा 1848 में ये बनते हैं गवर्नर जनरल। और सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र में हड़पा गया था। ठीक है, महाराष्ट्र को हड़पा गया था। अब देखोगे सर कौन कौन राज्य हड़पा गया था, ये देख लो। सबसे पहले 1848 में सतारा, सिक्वेंस जरूर देखना। 1849 में जैतपुर और संभलपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1856 में अवध। और अवध को हड़पा गया था कुशासन के आधार पे। अवध को हड़पा गया था कुशासन के आधार पे। किसके आधार पे? कुशासन के आधार पे, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था बच्चों? भारत का प्रथम वायसराय, तो आप देखोगे भारत का प्रथम वायसराय की बात करें, क्या निकल कर आएगा? तो सर लॉर्ड कैनिंग। 1857 के बाद 1858 का एक्ट आया, उस एक्ट से ये प्रथम वायसराय बनते हैं। जबकि विलियम बेंटिक की बात करें 1833 से, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल के ये गवर्नर जनरल थे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है ना। तो ये याद रखना बच्चों। आ जाओ आगे देखो, नेक्स्ट की बात करें। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप टाई ब्रेकर की बात करें या टाई ब्रेकर की बात करें तो भाई ये किससे हैं? सर बी और सी, टेनिस और सॉरी फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी से है। किससे भाई? फुटबॉल और हॉकी से है। आ जाओ आगे। चलो देखो, तो अब देखोगे दोस्तों टाई ब्रेकर जो है वो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलों से संबंधित है, याद रखिएगा। फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलों से संबंधित है, याद रखना, है ना। अच्छा आगे नेक्स्ट, दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ओह लल्लू वाले सवाल मैंने क्या कहा था कि आज के क्वेश्चन बहुत आसान है, रिवीजन भी तो होना जरूरी है। तो प्राचीन भैया नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें बच्चों, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और आप देखोगे कि धर्मपाल ने क्या किया था? तो सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, भागलपुर में है ना। और धर्मपाल बच्चों याद रखना कि ये रिबिल्ट भी करवाता है, पुनर्निर्माण भी करवाता है नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है, जो बिहार में है। और नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को आग लगा देता है। आपको याद होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो बिहार बंगाल पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी रहा है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों। और यहां पे पढ़ने आता है चीनी यात्री वेनसांग बच्चों। वेनसांग टीचर भी है, स्टूडेंट भी है यहाँ का, है ना। 7वीं शताब्दी में ये आते हैं और कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया बिहार के नालंदा में। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। तो मैं गया था 2023 में दिसंबर के महीने में,
तो अगर आपको मौका मिलता है तो एक बार जरूर देखिए, अगर आसपास के हैं तो आपको पता ही होगा सारा कुछ, है ना। आ जाओ आगे। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? आसान सवाल है भाई। मुंगेर की बात करें बच्चों तो सर मीर कासिम की राजधानी थी बच्चे। किसकी? मीर कासिम। बिरसा मुंडा, आपको याद होगा बच्चों कि 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ है। भगवान बिरसा कहते हैं इन्हें, धरती आबा कहते हैं। 1899 में उल गुलान इन्होंने शुरू किया था, है ना, मुंडा आंदोलन। मीर कासिम जो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। 1764 में जब अवध का जो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था ना, तब अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और यही मीर कासिम थे जिनके पराजय हुआ था किनके से? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 में। तो आप गलती करते हो मीर कासिम और मीर जाफर में। तो कासिम याद रखना, बक्सर के युद्ध में कासिम, बक्सर के युद्ध में कासिम, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? बीबी जैला, रानी दिद्दा, कजरी देवी, क्या आएगा? तो बच्चे 10वें गुरु गोविंद सिंह। अरे ये क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या है भैया? तो इनके माता का नाम गुजरी था, है ना। पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थे, जिनको फांसी पे लटकाया था कौन? औरंगजेब, है ना। औरंगजेब फांसी पे लटका दिया था बच्चों, आपको याद होगा। और इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। इनका जन्म पटना में हुआ बच्चों, मृत्यु नांदेड़, है ना। 1666 ईस्वी में पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को। कब हुआ था बच्चों? 22 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहां हुआ था? पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर। तो बच्चों फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें, ये बिहार के हैं, पूर्णिया में जन्म हुआ। कहां पे? पूर्णिया में जन्म हुआ दोस्तों। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला, वर्तमान में अररिया पड़ता है, के औराही हिंगना गांव में हुआ था। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति कई बार पेपर में आया है, मैला आंचल, कितने चौराहे एवं पंचलाइट, मारे गए गुलफाम, ठेस, ये सब इनके द्वारा लिखे गए, याद रखिएगा। कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कमायनी पुस्तक की बात करें बच्चों, कौन है? सर जयशंकर प्रसाद है। कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद है ना। क्या भाई? जयशंकर प्रसाद। तो कमायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे, जो एक और ये एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में निराला, पंत और महादेवी के साथ छायावादी युग के कवि हैं। वह एक नाटककार भी रहे हैं। काव्य इन्होंने कौन लिखा? तो आंसू, लहर, झरना, यह काव्य है। कहानी संग्रह छाया, आकाशदीप, आंधी। उपन्यास की बात करें, कंकाल, तितली, हीरावती। नाटक स्कंदगुप्त, कई बार पेपर में आया है आपका। जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना और एक घूंट, ये सब इनके द्वारा लिखे गए नाटक है, याद रखना। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो भैया अर्थशास्त्र की बात करें बच्चों, जिससे मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, इसे कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य कह दें या चाणक्य कह दें या विष्णुगुप्त कह दें या विष्णुगुप्त कह दें। सर किस भाषा में लिखा गया है? तो सर ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये प्रधानमंत्री रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और इससे हमें प्रशासन के बारे में या राजनीतिक के बारे में जानकारी मिलती है। दिमाग में सेट रखना, याद रखना, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ आगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा गया बच्चों, दिमाग में सेट रखना। आ जाओ आगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपको पता होगा सर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो चंद्रशेखर आजाद ने दिया, क्या नहीं? इनका नारा भगत सिंह ने दिया है, लेकिन ये फेमस भगत सिंह ने किया था। ये नारा दिया गया है बच्चों किनके द्वारा? ये नारा दिया गया है, आपको याद होगा कि सर हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू के प्रसिद्ध शायर और इस्लामिक विद्वान हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में दिया गया था। लेकिन भगत सिंह उनके क्रांतिकारी साथियों ने जब दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका, तब इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था, फेमस किया था, याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। हसरत मोहानी के द्वारा यह लिखा गया था। बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ? अभी हमने कहा बक्सर मतलब कासिम, बक्सर का मतलब कासिम, मीर कासिम और अंग्रेज, क्योंकि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच होता बच्चे तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। और मीर कासिम है, फिर अवध का नवाब शुजाउद्दौला है, शाह आलम द्वितीय है, और अंग्रेज हेक्टर मुनरो जो पराजित करता। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो सर 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 को, याद रखना ठीक है। नेक्स्ट, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? किस विधा से, विद्या नहीं कहें, किस विधा से संबंधित है? सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच जेनर? दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य। तो सितारा देवी का मतलब कथक नृत्य। जो कथक नृत्य यानी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, राजस्थान,
कुछ भी देगा भैया, नॉर्थ इंडिया में जितने स्टेट हैं सब कथक याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो सितारा देवी जिनका जन्म 1920 में कलकत्ता में हुआ था, 16 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। 1975 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान आदि पुरस्कार से अलंकृत किया। 2014 में इनकी मृत्यु हो गई है। 2014 में इनकी मृत्यु हो गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अब पटना हाईकोर्ट क्यों बार बार पूछता है, यह समझना कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना क्यों कब हुई थी, पहले यह बता दें कि सर पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ है। यह सवाल इसलिए पूछता बच्चों कि यह एक पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसे गठन का आदेश जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में 1911 में दिया था। जब दिल्ली दरबार सजा था, जब आपको याद होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, जॉर्ज विटेट जिसके आर्किटेक्चर रहे हैं, जिसका फाउंडेशन पड़ा था, तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जब आई थी तब इन्होंने 1916 में 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। ये याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु बच्चे कहां हुई थी? तो आपको याद होगा बच्चों कि सर वैशाली कुंडग्राम में जन्म हुआ है, वैशाली कुंडग्राम में जन्म हुआ है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया बुद्ध ने पहला उपदेश दिया है। जबकि पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई भाई, कहां पे? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है। कब हुआ मृत्यु? तो सर 468 बीसी में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, जबकि 540 बीसी में इनका जन्म हुआ है। कहां? वैशाली के कुंडग्राम में, याद रखियो, है ना। तो 540 ईसा पूर्व, अच्छा क्या बोल दिया मैंने, ईस्वी बोल दिया, कहां बीसी बोला है। ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु पावापुरी राजगीर वर्तमान नालंदा में हुआ, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे। भगवान बुद्ध का जन्म बच्चों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां है? तो आपको याद है सर गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बोध गया उरुवेला में, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। जबकि नेपाल लुम्बिनी और उत्तर प्रदेश मल जनपद कुशीनारा इनकी मृत्यु हुई है। 483 बीसी में मृत्यु और 563 बीसी में जन्म होता है बच्चों, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेपाल, कहां पे? नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। ओके, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो राज्य है, अभी आप देखोगे तो झारखंड देश का कौन सा राज्य है? इस समय देखोगे जब यह अलग हुआ था तब यह 28वां राज्य था, तब यह 28वां राज्य है। अभी कौन सा राज्य है बच्चों? अभी 27वां राज्य है। अभी कौन सा? 27वां है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि 29वां राज्य जो था, 29वां राज्य तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। लेकिन बच्चों आपको याद होगा 2 जून 2014 को, लेकिन आपको याद होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को काटकर यूटी बना दिया गया। और जब यूटी बनाया गया तब जाकर राज्य की संख्या 28 हो गई और फिर यह 27वां राज्य है। तब क्या होगा? झारखंड, अगर सवाल आएगा कि झारखंड वर्तमान समय में देश का कौन सा राज्य है, तो 27वां राज्य है, ठीक है। अलग हुआ था तब 28वां राज्य था, याद रखना। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का हिस्सा काटकर 28वें राज्य के रूप में अलग हुआ। राजधानी रांची है। अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। बिंबिसार किस वंश का राजा था? आसान सवाल है बच्चे। बिंबिसार हर्यक वंश का है, जिसे पितृहंता भी कहते हैं। और गिरिब्रज इसकी राजधानी है, या राजगिरा इसकी राजधानी है, राजगिरा इसकी राजधानी है। अजातशत्रु इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। आ जाओ, ठीक भाई। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया था? आसान सवाल है, देखते साथ आगे बढ़ो। सर चंपारण में 1917 में शुरू करते हैं। और राजकुमार शुक्ला जी इनको इनवाइट करते हैं, याद रखें। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 1916 में, ये है ना। तो पहला चंपारण में और ओवरऑल दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बच्चे कहां है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय की बात करें कहां निकल कर आएगा सर न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ 193 सदस्य हैं बच्चों। 6 आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रशियन। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान महासचिव, दूसरे कार्यकाल इनका। और 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ इनका, है ना। पहला सम्मेलन कहा था? तो सैन फ्रांसिस्को में पहला सम्मेलन हुआ था, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो बच्चे शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने कैद किया था शिवाजी को, शिवाजी महाराज को। तो पुरंदर की संधि हुई जब 22 जून 1665 को शिवाजी महाराज और औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह के बीच में।
संधि के बाद राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह की सुरक्षा गारंटी के उपरांत शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी को आगरा के दरबार में पहुंचे। इन्हें दरबार में 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया गया। इससे वे नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप औरंगजेब के कहने पर शिवाजी को जयपुर महल आगरा में बंदी बना लिया गया, जहां वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। ये मजे की बात है कि इतने तगड़े पहरे से के बावजूद भी ये भाग निकले वो, तो शिवाजी महाराज है ना, ठीक है, शिवाजी महाराज याद रखना बच्चों। आ जाओ आगे नेक्स्ट। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? तो आपको याद है अपने जीवन में ये एक बार अध्यक्षता करते हैं। कहां? 1924 में बेलगांव। बेलगांव जो कहां है? कर्नाटक में, कर्नाटका में 1924 में। यहीं पे सबसे पहले हिंदी पर भी जोर दिया गया था, याद रखना 1924 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बच्चे बंगाल का विभाजन 1905 में। 19 जुलाई 1905 को घोषणा होता है और फिर 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो गया करजन के समय में। बदले में हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई है 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में, याद रखना बिल्कुल, 7 अगस्त 1905 को, है ना, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की बात करें, आर्टिकल नंबर 108 हमने ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और बुलाने का काम करेंगे बच्चों राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा अध्यक्षता, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा, राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा, याद रखिएगा, जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अब्सेंट है तब, ठीक है, याद रखना। एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ाना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए सर? 21 वर्ष या उससे ऊपर। यही तो है कि पंचायत और नगर पालिका 21 साल, 25 साल के लिए लोकसभा और विधानसभा, 30 साल के लिए राज्यसभा और विधान परिषद, 35 साल के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर है, ठीक है, याद रखना, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान की बात करें बच्चों, ये पटियाला में है। कहां पे? पटियाला, पंजाब में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, पंजाब में स्थित है। इसकी स्थापना 7 मई 1961 को किया गया था, याद रखना, 7 मई 1961 को किया गया था, याद रखना बच्चों, ठीक है। दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन रिकॉर्डेड मोड में था, इसलिए दिया क्योंकि देखो एक्चुअली क्या कि कुछ थोड़ा सा वो काम था, तो मुझे क्लास ना हो इससे अच्छा था कि मैं रिकॉर्डेड सेशन दे दूं आपको, है ना, नुकसान ना हो आपका। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, जिसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए, जिसका हम जवाब, जो आप जवाब दोगे हम देखते हैं कि कल जब क्लास होगी आपकी 7 बजे तब किन बच्चों ने जवाब दिया है, ठीक है। तो MS DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। सेशन अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर नए सेशन में, और लाइक वाइक जरूर करो, है ना। लाइक करने से थोड़ा सा क्या होता है कि मोटिवेशन मिल जाता है हमें कि चल इतने बच्चों ने सेशन को लाइक किया, पसंद किया, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बच्चों फिर कल दोपहर 2 बजे और शाम के 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।